हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 19th सेंचुरी ऑस्ट्रेलियन नॉवेल्स बाय वुमेन। तो इसमें हम देखेंगे कि जो 19th सेंचुरी में जो वुमेन थी उनका क्या रोल है नॉवेल्स लिखने में। तो अगर हम अर्ली सेटलमेंट की बात करें, जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले जो है वो ब्रिटिशर्स लोगों ने रहना स्टार्ट किया था, जहाँ फिर कोलोनाइजर्स ने रहना स्टार्ट करा था। तो उस समय जो वुमेन थी वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखती थी, जो भी उनको एक्सपीरियंस कॉलोनियल लाइफ में हो रहे थे, उन कॉलोनीज़ में जो भी उनके एक्सपीरियंस थे उनके बारे में वो महिलाएं लिखा करती थी। फिर वो जो महिलाएं थी वो अपने लेटर और जर्नल के फॉर्म में क्या करती थी, ये अपने एक्सपीरियंस जो है वो अपने इंग्लैंड में वापस अपने रिश्तेदारों को लिखा करती थी लेटर्स। और वहाँ पे इंग्लैंड में इनके जो लेटर्स और इनके जर्नल्स तो होते थे, जहाँ डायरीज होती थी, उनका जो है वो बेसब्री से इंतज़ार रहता था। इसके बाद अगर हम डैलिस बर्ड की बात करें तो वो ये नोट करते हैं कि जो कॉलोनियल लोग थे, तो वो या वुमेन थी, तो वो क्या करती थी, वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ जो है वो और पूरी फ्रीडम के साथ इन कॉलोनियल एनवायरनमेंट में लिखा करती थी। एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड उनको ज़्यादा आज़ादी थी कॉलोनियल एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पे कुछ उनसे सोशल एक्सपेक्टेशन रहती थी, जैसे उनका जो रोल होता था कॉलोनीज़ में, तो उनका क्या रहता था, वो डोमेस्टिक टर्म्स तक ही रहता था, मतलब डोमेस्टिक हाउस होल्ड चॉर्स ही करती थी, घरेलू कामकाज ही करती थी। उनको पॉलिटिकली जो है वो दूर रखा गया था कॉलोनियल लाइफ में, मतलब पॉलिटिक्स से उनको दूर रखा गया था। और जनरली जो ये वुमेन होती थी डोमेस्टिक इश्यूज़ पे लिखा करती थी, जैसे इनकी मैरिड लाइफ के जो इश्यूज़ हैं या फिर अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में लिखा करती थी। आगे अगर हम बात करें, एलिजा बेथ बैबली जो अपने ऐसे में कहती हैं कि जो 19th सेंचुरी जो ऑस्ट्रेलिया था, तो इसमें क्या था, उनका जो वुमेन का जो रोल था, मतलब राइटिंग्स में उनका जो रोल था, तो इसको डिसरिगार्ड किया गया था या फिर डिसमिस किया गया था। कहने का मतलब है कि इनको इतना ज़्यादा जो है वो पहचान नहीं मिली थी। ये जो भी लिखती थी ये इमिटेटिव लिखती थी, मतलब कुछ जो है नकल करके लिखती थी या फिर रोमांस के बारे में लिखती थी। तो इनकी जो सेकंड नॉवल आई थी, एक वुमेन है इनका, एना मारिया बर्न, तो इनकी जो इसको प्राइवेटली जो है वो पब्लिश किया गया था, और ये नॉवल है द गार्डियन। और इसको प्राइवेटली प्रिंट तो किया गया था, बट इसको सेल नहीं किया गया था। तो यहाँ से देख सकते हैं कि मतलब वुमेन के जो काम था, जो उनका लिटरेरी वर्क था, उसको कितना ज़्यादा डोमिनेट किया जाता था, मतलब उसको डिसरिगार्ड किया जाता था, और इतनी पहचान, इतनी रिस्पेक्ट जो है वो उनके काम को नहीं मिलती थी। यहाँ पे अगर हम कैथरीन हेलन स्पेंस के बारे में बात करें, तो वो जो स्पेंस थी वो माइग्रेट हुई थी ऑस्ट्रेलिया से स्कॉटलैंड में 1839 में, और लंबे समय के लिए ये माना गया था कि ये जो ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट वुमेन नॉवलिस्ट थी, मतलब पहली वुमेन थी जिन्होंने नॉवल लिखी थी। और ये अपना जो पेन नाम, मतलब इनका जो नाम था ये चेंज करके लिखती थी, मतलब नाम तो इनका कैथरीन था, लेकिन वे किसी और नाम से जो है वो अपनी वर्क लिखा करती थी। उनकी जो पहली दो नॉवेल्स हैं, क्लारा मॉरिसन और टेंडर एंड ट्रू, ये कॉलोनियल टेल्स के बारे में है। और यहाँ पे जो फ्रेडरिक डिक्लेयर करते हैं कि 1856 में जो क्लारा मॉरिसन जो है, ये जो इनकी नॉवल थी, तो ये एक्सीलेंट नॉवल थी, मतलब बेस्ट नॉवल इसको मानते हैं। और ये जो ऑस्ट्रेलियन नॉवल में जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, जो कि वुमेन ने लिखा है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल थी जो वुमेन के द्वारा लिखी गई थी ऑस्ट्रेलियन जो लिटरेरी हिस्ट्री में। फिर यहाँ पे जो स्पेंस हैं वो खुद ही कहती हैं कि ये जो उनकी जो नॉवल है ये ज़्यादा डोमेस्टिक इश्यूज़ के बारे में है। डोमेस्टिक इश्यूज़ के बारे में कैसे है कि वो उन्होंने इस नॉवल में जो ज़्यादातर अपनी मतलब जो भी उनकी घरेलू लाइफ है, घरेलू रिलेशनशिप है, उनके बारे में जो है वो ज़्यादा लिखा। तो इसलिए वो ये खुद भी मानते हैं कि ये जो क्या थी, ये एक डोमेस्टिक लाइफ के बारे में ये नॉवल थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो लूसा एटकिंसन, ये जो एक और वुमेन राइटर थी, इनको फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन बोर्न वुमेन नॉवलिस्ट कहा जाता है। कहने का मतलब है कि ये पहली ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुई वुमेन थी जो जिन्होंने नॉवल लिखी थी, और इन्होंने पूरी कॉलोनियल लाइफ की जो है वो डिटेल दी थी। अपनी जो उनकी एक नॉवल थी
गटरूड द इमिग्रेंट अ टेल ऑफ कॉलोनियल लाइफ, जो कि 1857 में पब्लिश हुई थी। इसके बाद ये इनकी नॉवल है जो कि 1859 में पब्लिश हुई थी। कैरोलिन लीकी, जो कि 1827 से 81 तक जिनका जो है वो लाइफ रही, तो उन्होंने ये जो ब्रॉड एरो को एक पब्लिश किया था। ये इनकी नॉवल थी ब्रॉड एरो। तो ये 1859 में पब्लिश हुई थी। और ये भी जो नॉवल थी ये भी अपने असली नाम से नहीं बल्कि ऑनलाइन किस्से के नाम से इसको छापते थे। यहाँ पे सीडोनिम का मतलब यही होता है कि ये अपना जो असली नाम नहीं, मतलब इसमें जो है वो एक काल्पनिक नाम होता है। मतलब आप अपने जो असली नाम से जो है वो बुक को नहीं छापते, कोई और नाम अपना रख देते, तो उसको सीडोनिम कहते। तो ये उन्होंने ये अपना नाम रखी थी ऑनलाइन किस्से। और ये जो कन्विक्ट नॉवल है, ये इनकी याद रखना है कि ब्रॉड एरो जो है इनकी कन्विक्ट नॉवल है। और फीमेल कन्विक्ट इसमें जो है वो एक हीरो है, लड़की इसमें हीरो है, प्रोटैगनिस्ट इसमें हीरो है इनकी नॉवल में। और ये फर्स्ट हैंड मतलब फर्स्ट पर्सन के हिसाब से लिखी गई है और कन्विक्ट सेटलमेंट के बारे में। मतलब कहने का मतलब कि फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक लिखी गई है, ये नॉवल इनकी। इसके बाद फिर जो एलिजाबेथ बेवली अपने ऐसे में कहती है कि तो जो ब्रॉड एरो है इसको कई जो अभी जो कई जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं उनके द्वारा इसको रीड किया गया है, इसको पढ़ा गया है दोबारा से। और इसमें देखा गया है कि किस तरह से वो जो वुमेन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैशनेट जो है वो वुमेन है, लेकिन उनको एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में, जब पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर में फंसा दिया गया था, एक ट्रैप कर दिया गया था। और विथ पैनल सिस्टम मेक्स इवन मोर प्यूनिटिव एंड ब्रूटल दैन यूजुअल। इतना जो है वो पैट्रियार्कल सिस्टम से ज़्यादा जो पैनल सिस्टम था, मतलब यहाँ पे कन्विक्ट के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा क्या किया जाता था, इवन कि वुमेन के साथ जो है वो वहाँ पे काफ़ी ब्रूटैलिटी होती थी। उसके बाद अगर हम और नॉवलिस्ट की बात करें जो 19th सेंचुरी के एंड तक, तो इसमें जो मोस्ट नोटेबल जो वो आती है राइटर्स थे, यहाँ पे आगे अदा कैम्ब्रिज, जैसी रोज़ा। कैम्ब्रिज नॉवल जो होती थी जैसे कि मार्क्ड मैन जो 1890 में पब्लिश की थी, एंड थ्री मिस किंग्स। तो ये रियलिस्टिक नॉवल्स हैं, मतलब वहाँ के जो रियल पिक्चर को, जो कॉलोनियल सोसाइटी की रियल पिक्चर को क्या करती हैं, हाईलाइट करती हैं। ये जो इनकी जो बुक है इसमें ज़्यादातर रोमांटिक, लव, मैरिज और पेरेंटिंग के बारे में ज़्यादा लिखा गया है। तो फिर वो जो बेवली कहते हैं कि जो अदा कैम्ब्रिज हैं, तो वो अपने नॉवल में जैसे कि अ मार्क्ड मैन में वो क्या करती हैं, रोमांस फॉर्म में या क्वेश्चन फॉर्म में जो है वो अपने इस नॉवल को लिखती हैं। और यहाँ पे मैरिज के बारे में, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के बारे में उन्होंने इसमें लिखा है और ज़्यादातर रोमांस वाले इश्यूज़ के बारे में लिखा है। इसके बाद तामसा की नॉवल अंकल पाइपर ऑफ पाइपरसील, और ये सबसे अच्छी जो है वो पहली सबसे अच्छी जो है वो नॉवल मानी जाती है। और इसके बाद अगर हम बात करें इन हर अर्लीस्ट यूथ और फायरी ऑडियल, तो यहाँ पे जो रॉबर्ट डिक्सन है ये पॉइंट आउट करते हैं कि इनकी जो नॉवल थी 1890s की, तामसा जो है वो मेलोड्रामा टाइप जो है वो नॉवेल्स लिखा करती थी उस समय। यहाँ पे फिर इनके और वर्क्स बताए गए हैं। और रोज़ा की बात करें तो पेनेंस ऑफ पोर्शिया जेम्स बाय, ये तामसा ने लिखी है। और इसके बाद ऑस्ट्रेलियन गर्ल, ये कैथरीन मार्टिन ने लिखी है। इसमें हमने ये बताना है, तो ये जो ऑस्ट्रेलियन जो गर्ल है, ये जो नॉवल 1880 में 90 में जो है वो पब्लिश की गई थी। और ये
वुमेन के जो कॉलोनियल ऑस्ट्रेलिया में जो वुमेन के इश्यूज़ हैं, उनकी जो मैरिड रिलेशनशिप्स हैं, उसको हाईलाइट करती है इनकी ये नॉवल। उसके बाद फिर और नॉवेल्स की बात करें तो जैसे ये एफिनिटीज़ ऑफ रोमांस ऑफ टुडे, द ब्रदर ऑफ शैडो, सोल ऑफ काउंटेस एड्रियन। तो ये कुछ जो वुमेन के द्वारा लिखी गई जो नॉवेल्स हैं, जो कि क्या करती हैं, 19th सेंचुरी में अपना रोल जो है वो प्ले करती हैं। तो ये सब जो आप लोग इन सब के जो ये वुमेन राइटर है, इनके नाम को लिख सकते हो, उनकी जो वर्क है उनको हाईलाइट कर सकते हो। तो इसके बाद यूनिट नंबर 2 जो है वो पूरा का पूरा जो है वो वुमेन राइटर के ऊपर है, वुमेन नॉवलिस्ट के ऊपर है। तो ये तो जस्ट आपको आइडिया था कि वो किस तरह की नॉवेल्स लिखा करती थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हालांकि जो वुमेन थी उनको कन्फाइंड रखा गया था कॉलोनियल सोसाइटी में, मतलब उनको एक घरेलू एटमॉस्फेयर तक ही उनको क्या रखा गया था, कन्फाइंड रखा गया था। उनसे बस सोशल एक्सपेक्टेशन होती थी कि उनको घर के कामों में ही इन्वॉल्व होना है, पॉलिटिक्स में उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। जिस तरह से जो मैन लोग होते हैं वो बाहर के काम करते हैं, मतलब और चीज़ें करते हैं, तो इसके लिए जो है वो वुमेन को अलाउ नहीं किया जाता था। लेकिन फिर भी जो ये वुमेन थी तो इन्होंने बहुत ही शानदार, जो बहुत ही एक्सीलेंट जो है वो नॉवल लिखे हैं। तो इसमें जो प्रोमिनेंट जो नॉवलिस्ट आती हैं वुमेन, जैसे अदा कैम्ब्रिज, रोज़ा तास्मा, हेनरी किंग्सली, मार्कस, रॉल्फ, ये जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वुमेन है, और इन सबको हम आगे वाले जो यूनिट है उसमें पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस यूनिट में हम लोगों ने क्या कवर किया, तो हमने देखा कि जो कैसे जो लिटरेचर था या फिर लिटरेरी फॉर्मेशन हुई ऑस्ट्रेलिया में। स्टार्टिंग में कैसे वहाँ पे लिटरेचर स्टार्ट हुआ, जैसे कि वहाँ पे कॉलोनाइजर्स गए थे 1788 में, अपने साथ जो है वो कुछ रीडिंग मटेरियल लेके गए थे। वहाँ पे कुछ बाइबल्स लेके गए थे, कन्विक्ट को वो बाइबल पढ़वाते थे, और जो भी बुक्स होती थी वो पढ़वाते थे। वहाँ पे रीडिंग राइटिंग हुआ करती थी। फिर उनके पास प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती थी जो है वो रीडिंग मटेरियल को प्रोड्यूस करने में। फिर जो बहुत सारी वुमेन राइटर हैं तो वो भी, उनकी भी कंट्रीब्यूशन है राइटिंग में, नॉवल राइटिंग में। तो लिटरेचर में उनका कैसे कंट्रीब्यूशन है वुमेन का, जैसे वो अपने क्या किया करती थी, अपने लेटर्स और जर्नल्स के जरिए जो है वो अपने रिलेटिव्स को इंग्लैंड में लिखा करती थी। तो वो जो उनको लेटर, जर्नल्स और ऐसी और भी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा जो है रोल प्ले करती हैं किसमें, लिटरेचर की फॉर्मेशन में। वहाँ पे मैगज़ीन, मतलब उस समय जो है वो मैगज़ीन, न्यूज़पेपर ने भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था लिटरेरी फॉर्मेशन में। तो इसमें यही बताना है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो लिटरेचर किस तरह से उत्पन्न हुआ, किस तरह से लिटरेचर जो है वो आगे बढ़ा। यहाँ पे न्यूज़पेपर की फॉर्म में, मैगजीन्स की फॉर्म में, डायरी, लेटर्स आदि इन चीज़ों की फॉर्म में जो है वो लिटरेचर फला फूला। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो इसके बाद हम लोग करने वाले हैं ये वाला यूनिट नंबर 3 करेंगे, जिसमें हम वुमेन नॉवलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, वुमेन राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और बने रहना मेरी वीडियो के साथ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। आपकी जून में आपका ये MEG 19 का, जुलाई में आपके ये MEG 19 का एग्ज़ाम है। अब मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, इसको मैं बता दूंगी आपको कब है। तो आप सब बच्चों ने डेट शीट डाउनलोड कर ली होगी तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको डेट शीट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं अपलोड कर दूंगी। बने रहना मेरे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।